नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए खंड खा का ये चैप्टर नंबर 4 रहेगा। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे बच्चों। देखो, औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है सामाजिक मूल्यों के नए प्रतिमान, नवीन दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति का विकास, जाति व्यवस्था में शिथिलता, उक्त सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो बीपी वाडिया ने की थी। किसने की थी बच्चों? बीपी वाडिया। देखो, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के लक्षण है। औद्योगिकरण के लक्षण क्या है? तो बच्चों यहाँ जो सही जवाब रहेगा आवासात, यानी आधुनिक मशीनों का प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि, यानी ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह किस सिद्धांत की अवधारणा है? तो यह जो है रेखीय सिद्धांत की अवधारणा है। वर्ष 1951 में भारत में कुल कार्यकारी जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग उद्योगों में नौकरी करते थे? तो बच्चों यहाँ सही जवाब होगा 28%। 1951 में भारत में की कुल कार्यकारी जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग उद्योगों में नौकरी करते थे? 28%। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उदारीकरण का संबंध किससे है? तो आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। भारत में कितने प्रतिशत लोग वेतनभोगी कर्मचारी हैं? तो यहाँ सही है बच्चों, ये 14% जो है। अब बच्चों अतिलघुत्री क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं अतिलघुत्री प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे देखो, जब कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब जो है बच्चों हड़ताल होती है। जब कर्मचारी की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करते हैं कर्मचारी वगैरह? हड़ताल करते हैं। कर्मचारियों की शिकायतों को रखने का यह एक शांतिपूर्ण मार्ग है। तालाबंदी के अंतर्गत प्रबंधक होता है कंपनी के गेट पर ताला मार देता है तथा जो है कामगारों को काम करने से जो है रोक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उदारीकरण की परिभाषा दीजिए। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? देखो, कई वर्षों से परीक्षाओं पूछा जा रहा है सब क्वेश्चन। तो आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे उदारीकरण। देखो, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देने या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी जो है क्रियाएँ सम्मिलित हैं जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाने वाले आर्थिक नीतियाँ, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें जो है शिथिलता दी जाती है। अब बच्चों हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे जो 5 नंबर को आता है। तो जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है लघुत्तरी में उसको देखेंगे हम लोग उदारीकरण के किस प्रकार से भारत की रोजगार पद्धति को प्रभावित किया है, अथवा उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा उदारीकरण ने रोजगार प्रतिमान को किस प्रकार प्रभावित किया। ताइए बच्चों इसका देखेंगे, अथवा कर देखा जाए इसको चाहे इसको। तो देखो, भारत सरकार ने 1990 के दशक में उदारीकरण की नीति अपनाई। निजी तथा विदेशी कंपनियां सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए जो है प्रेरित हुई। उदारीकरण के कारण कई भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया। दूसरी तरफ कई भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। विनिवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर निजी क्षेत्रों को बेचने की कोशिश कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने जो है रोजगार से वंचित हो जाने की आशंका से भयभीत हैं। मॉडर्न फूड सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी थी जिसका निजीकरण किया गया, जिसमें काम करने वाले 60% कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों को लिखिए। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों के लिखिए। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक कहीं डालेंगे हम लोग, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में आर्थिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व में प्रत्येक मानव को रोजी रोटी और मकान की आवश्यकता होती है, जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकता कहा जाता है। मनुष्य की बच्चों मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। समझ रहे हो, यही मूलभूत आवश्यकता है। इसकी पूर्ति मानव आर्थिक आधार पर ही करता है। आर्थिक माने पैसा। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कठिन से कठिन प्रयास करता है। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही
विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, समितियों तथा धर्म, कला, साहित्य, भाषा, रहन सहन आदि के विभिन्न स्वरूपों को जो है विकसित किया है, जिनका मूल स्रोत समाज की आर्थिक व्यवस्था ही रही है। यहाँ तक कि समाज की संरचना और कार्यों का निर्धारण भी आर्थिक आधार पर ही होता है। समाज में जो भी परिवर्तन होता है वह आर्थिक कारणों से होता है। इसलिए अधिकांश विद्वानों का मत है कि सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण जो है आर्थिक आधार ही है। क्या है बच्चों? आर्थिक यानी पैसा ही है, सब कुछ है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 8 नंबर का रहेगा। औद्योगिक समाज की कल्पना से आप क्या समझते हैं? आइए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। सबसे हेडिंग डालेंगे औद्योगिक समाज की कल्पना। ऐसे हेडिंग डाल लेंगे औद्योगिक समाज की कल्पना। समाज शास्त्र के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन उस समय किया गया जब जो है औद्योगिकरण की नई अवधारणा आकार ले रही थी तथा मशीनों ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना आरंभ कर दिया था। कार्ल मार्क्स, वेबर तथा इमानुएल दुर्खीम जैसे विचारकों ने स्वयं को उद्योगों की अनेक नई संकल्पनाओं के साथ संबंध किया, जैसे कि नगरीकरण की संकल्पना, जिसने आमने सामने के संबंध को परिवर्तित किया, जो कि ग्रामीण समाजों में पाए जाते हैं, जहाँ के लोग अपने जान पहचान की भूस्वामियों के खेतों में काम करते थे। भूस्वामी जो भूमि के मालिक होते थे। उन संबंधों का स्थान आधुनिक कारखानों एवं कार्यस्थलों के अज्ञात व्यवसायिक संबंधों ने ले लिया। औद्योगिकरण से एक विस्तृत श्रम विभाजन आकार लेता है। अधिकांश लोग अपने कार्य का अंतिम रूप देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उत्पाद के एक छोटे से पुर्जों को बनाना होता है। प्रायः यह कार्य दोहराने और थकाने वाला होता है, किंतु फिर भी रोजगारहीन होने से यह स्थिति अच्छी है। कार्ल मार्क्स ने इस स्थिति को अलगाव कहा है, जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि उनकी जो है उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनों ने मानवीय श्रम हेतु कितना स्थान रिक्त छोड़ा है। औद्योगिकरण समाज के कुछ क्षेत्रों में व्यापक समानता प्रस्तुत की है, जैसे रेलगाड़ियाँ, बसों, साइबर कैफ़े जो बच्चों कंप्यूटर होता है, तथा जाति भेदभाव के महत्व का ना होना। किंतु दूसरी ओर सामाजिक भेदभाव के पूर्व प्रचलित स्वरूप को नए कारखानों और कार्यस्थलों में हम आज भी देखते हैं। यह सत्य है कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक असमानताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन आर्थिक या आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रायः सामाजिक एवं आय से संबंधित असमानता परस्पर जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसायों जैसे औषधि कानून अथवा पत्रकारिता में उच्च जात के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। समझ रहे हो बच्चों? जैसे पत्रकारिता में अगर उच्च जात के लोग जो बड़े आदमी हैं, मतलब उनका आज भी दबदबा जो है कायम है। प्रायः महिलाएं किसी कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन पाती हैं। समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का विश्लेषण किया है। 20वीं शताब्दी में होता है 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं बच्चों। 20वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण के सिद्धांत के प्रभाव स्वरूप औद्योगिकरण को जो है अपरिहार्य एवं सकारात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत यह तर्क देता है कि अलग अलग समाजों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की अवस्थाएं भी अलग अलग होती हैं, लेकिन उन सभी की दिशा एक ही है। निश्चय ही आधुनिक समाज पश्चिमी समाजों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है।